आज 21 अक्टूबर है। पूरा देश यूनाइटेड भारत के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस और भारत की आज़ादी का जश्न मना रहा है। और ऐसे में कर्नल आर एस सिंह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। देश का जाना माना चेहरा, उनके विचार और रक्षा विशेषज्ञता में उनका कोई दूसरा सानी नहीं है। लेकिन आज 21 अक्टूबर और बांग्लादेश, इस पे आपने जितनी खबरें देखी, जो कुछ वहाँ से वीडियोज़ आ रहे हैं, जो वहाँ हो रहा है बांग्लादेश में, ये कोई छुपा नहीं है। लेकिन मैं अपनी बात को सिंह साहब से पूछने से पहले चाहता हूँ कि हम उसको, उस बैकग्राउंड को भी समझें कि आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, बंगाल में 16 अगस्त 1946 को एक मुसलमान हुसैन शहीद सोहरावर्दी की देख रेख में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ और उसके बाद फिर पाकिस्तान बन गया और पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान हुआ। और फिर उस ईस्ट पाकिस्तान में क्योंकि बंगालियों के हाथ में सत्ता थी, तो वेस्ट पाकिस्तान के पंजाबी सरकार ने और वहाँ के लोगों ने ये कहा कि साहब ये बंगाली जो हैं, कुछ हिंदुओं से इनका मिलता जुलता कल्चर है, लिहाजा उन बंगालियों को सत्ता देने से मना कर दिया। और उसके बाद वहाँ जिस तरीके की ब्रुटलिटी हुई, फिर 1971 आया और उस 1971 में आपने देखा कि बांग्लादेश को आज़ाद कराने में भारतीय सेनाओं ने एक बड़ा पराक्रम का काम किया। और 1971 के बाद बांग्लादेश बना और उस बांग्लादेश के अंदर ये माना जा रहा था कि क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में देश बंटने के बाद बांग्लादेश के साथ भारत के कल्चरल रिलेशन अच्छे हैं, वहाँ पर नूरुल इस्लाम हैं, नजरुल इस्लाम हैं, यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, ये तमाम सारी बातें हुई और कल्चर को बड़ा वज़न दिया गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो हाल हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने किया, वही आज के बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है। और इसका एक दूसरा पस मंज़र भी है। अभी हाल में आपने देखा कि किस तरीके से तालिबान की हुकूमत आई, वहाँ कट्टरपंथियों की हुकूमत है। यानी कट्टरपंथी भी कहना कभी कभी ऐसा लगता है कि इस्लाम को थोड़ा सा उससे अलग कर देना। मैं मानता हूँ कि इस्लाम का मतलब ही कट्टरपंथ होता है। और उसके बाद में आपने देखा कि कश्मीर के अंदर किस तेज़ी से वहाँ पे घटनाएं बढ़ी, जिस तरह से वहाँ हिंदुओं को मारा जाने लगा। फिर धीरे धीरे आप देखें कि बंगाल के चुनाव से पहले, बंगाल के अंदर और चुनाव के बाद बंगाल में जो एक तरफा कत्लेआम वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की देखरेख में हुआ, उस पर चुप्पी। और अभी हाल की जो चुप्पी है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि एक पूरे दुनिया में मुहिम चली, डिसमेंटलिंग ऑफ ग्लोबल हिंदुत्व। तो इन तमाम बैकग्राउंड में हम देखें कि आज बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, वो कोई नई बात नहीं है। आज लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से पता जरूर चला होगा, लेकिन यह भी एक बात बार बार कही गई कि बांग्लादेश में जो सरकार है, वो उस आदमी की बेटी की सरकार है जिसे हमने सत्ता सौंपने के लिए सेना का ऑपरेशन किया। और उनका एक बयान भी आया है, और मैं समझता हूं कि बयान जिस पस मंजर में दिया गया हो, यह महत्व नहीं है, लेकिन कम से कम यह सच बोलने की उनकी हिम्मत तो है। हो सकता है कि उसमें कुछ बांग्लादेशी मुसलमानों को बचाने की कोशिश हो। शेख हसीना ने यह कहा है कि जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, इन्होंने इस हिंदुओं के नरसंहार में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और हम इन्हें देश से निकालेंगे। अब इस बैकग्राउंड में मैं कर्नल आर एस सिंह साहब से पूछता हूं कि आप इस पूरे हिंदुओं के जेनोसाइड को, कत्लेआम को बांग्लादेश में किस नजरिए से देखते हैं? क्या यह ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, या वहां आपको लगता है कि लोकल मामलात हैं, या ये जो डिसमेंटलिंग ऑफ हिंदुत्व की बात चल रही है, जबकि पूरी दुनिया में बात होनी चाहिए डिसमेंटलिंग ऑफ इस्लाम, लेकिन बात हो रही है डिसमेंटलिंग ऑफ हिंदुत्व। इस बैकग्राउंड में सिंह साहब, मैं चाहता हूं कि आप अपनी बात रखें। और देश एक लंबे समय से, जितने भी आपकी वीडियो देखते हैं, लोगों का बड़ा गुस्सा था और लोगों ने कहा कि आप इस पे क्यों नहीं बात कर रहे। और मैं भी बाहर था और आप मौजूद नहीं थे। मैं चाहता हूं कि बांग्लादेश के हर उस पहलू को, क्योंकि आपका बांग्लादेश में एक्सपर्टीज़ रही है, आप वहां जा चुके हैं अपने सर्विस के दरमियान, तो आप वहां के छोटे छोटे नुआंसेस को भी जानते हैं। तो आपकी बात देश सुनना चाहता है। आप अपना पूरा उस पर अपना रुख क्या है वो रखें सर। नमस्कार पुष्पेंद्र जी। मैंने आपने बात शुरुआत की सुभाष चंद्र बोस से, तो उस समय तो भारत का हिस्सा था बांग्लादेश, उस समय पाकिस्तान भी नहीं बना था।
जब वो जापानीज़ कैंपेन हो रहा था बर्मा में, यानी आज के म्यांमार में, तो उस समय एक अंग्रेज़ों को ये बड़ा डर था कि कहीं वो अराकान से होके आज़ाद हिंद फ़ौज अगर कहीं यहाँ पहुँच गई ईस्ट बंगाल में और फिर कलकत्ता में, तो हम तो धाराशायी हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या क्या किए, आपको तो मालूम है कि बांग्लादेश एक नदियों से कोई 260 मेजर माइनर रिवर्स हैं, पूरा रिवराइन टेरेन है वो। 71 की लड़ाई में सबसे बड़ी समस्या नदियां ही थी, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया कि अगर आप हवाई जहाज़ से भी अगर देखेंगे बांग्लादेश को, तो आपको केवल पानी पानी नज़र आएगा, नदियाँ क्रिस क्रॉस बाय रिवर्स। और उस समय जो साधन था ट्रांसपोर्टेशन का वो केवल बोट्स पे थे। तो इन्होंने सारे बोट्स में आग लगा, उनको जला दिया, उनको बर्बाद कर दिया अंग्रेज़ों ने, और उसी से बंगाल फैमिन हुआ था। अच्छा, उसी के कारण, और मिलियंस डाइड। लेकिन हमारे बापू, हमारे नन्हे चाचा, इन्होंने कुछ नहीं कहा उसके बारे में। सबसे बड़ा आर्टिफिशियल फैमिन, आप मतलब वो इतनी दर्द भरी दास्तां है, क्योंकि वो उनको एक ये डर था और दूसरा ये भी था कि उस समय इनको राशन पानी की ज़रूरत थी अपने सोल्जर्स के लिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए। तो वो भी एक कारण था, लेकिन मुख्य कारण यही था। और अगर मैं इसमें नहीं जाऊंगा सुभाष बाबू ने क्यों नहीं अराकान वाला रूट लिया, उसके कई कारण थे, और अभी भी लोग उसके अलग अलग विश्लेषण करते हैं। शायद जापानीज़ का कुछ और प्लान था। तो आपको मालूम है कि फिर वो कोहिमा वाला रूट उन्होंने मणिपुर में आए और स्वतः वो आज़ाद हिंद फौज का झंडा उन्होंने फहराया। और आज आपने जैसा अपने ट्वीट में भी कहा है कि वास्तव में आज ही हमारा इंडिपेंडेंस डे है। तो असली इंडिपेंडेंस डे के लिए आपको भी मुबारक, और हमारे सुनने वाले देशवासियों को भी मुबारक। अब बात हुई कि देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि कोई 64 जिले बांग्लादेश में, 64 जिलों में से 22 जिलों में ये हिंदुओं को टारगेट किया गया, यानी कि 1/3 बांग्लादेश में। रांगपुर नॉर्थ में, कोमिला ईस्ट में, फेनी साउथ ईस्ट में, चिटागोंग, नोआखाली, ये सब इस इलाके में। अब उसमें लोग कहते हैं कि कम से कम सैकड़ों हिंदू मारे गए, सैकड़ों महिलाओं का रेप हुआ है। हालांकि फिगर्स तो जो आ रहे हैं वो 23 या कुछ ऐसे हैं, लेकिन हमारी जो जानकारी है सैकड़ों को रेप किया गया है। और ये रेप, पता नहीं ये हमारे ये व्हाई आर दे गिवन सो मच टू रेप? रेप इज पार्ट ऑफ द इस्लामिक वॉरफेयर। लापता है 160 पंडालों का उन्होंने नुकसान पहुंचाया। उसके बाद उन्होंने 150 से ज़्यादा घर जला दिए गए, बर्बाद कर दिए गए हिंदुओं के। तो ये एक बहुत ही व्यापक, मतलब ये आग चारों तरफ थी, चारों तरफ बांग्लादेश में। और ये पहली बार नहीं है कि इस तरह की आग लगी है। आपको 2013 की मैं घटना बता रहा हूँ। उस समय भी एक ये आपके 2013 में कुछ जमायती इस्लामी लीडर्स को उन्होंने, एक दिलावर हुसैन था, उसको फांसी की सज़ा दी गई थी। उसके रिएक्शन में हिंदुओं को टारगेट करने लगा। उस समय भी 50 मंदिर तोड़े गए थे, 50 मंदिर उस समय टूटे गए, और यही कहानी थी। और ये जो आप एरिया देख रहे हो ना, ये सारे एरिया वही थे। ये रांगपुर नॉर्थ में, ये आपके कोमिला, वेस्ट में खुलना, और ये चिटागोंग, ये पूरे एरिया में। और ये चिटागोंग एरिया और इसे कोक्सेस बाजार एरिया, नोआखाली,
ये एरिया में जो जमायते इस्लामी की जो स्टूडेंट विंग है, इस्लामिक छात्र शिविर, वो हमेशा से बहुत स्ट्रांग रही है, वो हमेशा से स्ट्रांग रही है। और आपको मालूम है कि जमायते इस्लामी जो है वो हमेशा से वो वेस्ट पाकिस्तान का सपोर्टर रहा। उसने 2 ब्रिगेड बनाए थे उस समय जमायते इस्लामी ने 71 की लड़ाई में, अल शम्स ब्रिगेड और अल बदर ब्रिगेड। अब वही अल बदर ब्रिगेड का आप नाम सुन रहे हैं कश्मीर घाटी को लेके, ठीक है। तो कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला। लेकिन पुष्पेंद्र जी में एक सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए, एक कोई कार्टून, एक कोई फेसबुक, एक कोई टिप्पणी, एक कोई आर्टिकल, और इस्लाम खतरे में आ जाता है। क्या इसकी इस्लाम की नींव इतनी कमजोर है? नहीं, नींव कमजोर नहीं है, नींव ही नहीं है। या इस्लाम खंडहर हो चुका है? 1400 साल में कहीं इस्लाम खंडहर तो नहीं हो चुका है कि आज इनको सुसाइड बॉम्बर्स की जरूरत पड़ रही है? फिदाइन, सुसाइड बॉम्बर्स, ये सब क्या है? और आपको मालूम है, अभी मैंने पढ़ा कि ये अफगानिस्तान में ये तमाम ये खबरें आई हैं कि एक उन्होंने ये बदकशां प्रोविंस के डिप्टी गवर्नर ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने एक सुसाइड बॉम्बर्स का पूरा एक बटालियन तैयार किया है। एक पर्टिकुलर नाम है उसका, मुझे याद नहीं आ रहा है वो नाम, बट एक पूरी सुसाइड बॉम्बर्स की उन्होंने बटालियन तैयार की है। और एक और खबर है कि ये जो हकानी ग्रुप है उसके एक बड़े नेता ने ये ऐलान किया है, जो मंत्री भी हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि जो भी सुसाइड बॉम्बर जिन्होंने तालिबान के लिए अपनी जान दी, उन सबको पैसा मिलेगा और उनको ज़मीनें मिलेंगी। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये जो लोग कह रहे हैं, और एक और ये आई है, आपने देखा होगा कि वहाँ पे ये सब दशहरे के टाइम के ये सब घटना हो रही है, जो कश्मीर में ये हो रहा है, तो यहाँ वहाँ अफगानिस्तान में ये सब दशहरे के टाइम पे, ये जो आपने देखा बांग्लादेश, कश्मीर और अफगानिस्तान, वहाँ पर कंधार के शिया मस्जिद में हमला हुआ, 60 से ऊपर मारे गए। उसके पहले कुंदूज में हुआ था हमला शिया मॉस्क में, 160। अब ये क्या कह रही है वहाँ तालिबान की जो इंटरिम सरकार है, वो कह रही है कि हमको आप इंटरनेशनल एड दो, नहीं तो ये तो हमले होते रहेंगे। यानी कि अपने ही लोगों को ये एक इस्तेमाल कर रहे हैं डराने के लिए कि हमको एड दो, नहीं तो ये लोग इसीलिए मारे जाएंगे ये लोग। तो ये इससे बड़ा, मतलब इससे बड़े, मैं क्या करूं, दरिंदे लोग और कहाँ हो सकते हैं। और मुझे कल मैं किसी टेलीविज़न चैनल पे था, तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो मॉस्को में जो मीट हो रहा है, इनको इंटरनेशनल एड देना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन एड। आप बताओ साहब, आप तो अल्लाह के नाम पे आपने कब्ज़ा किया ना, आपने सुसाइड बॉम्बर के ज़रिए आपने अल्लाह के मर्जी से आपने और अल्लाह की इजाज़त हुक्म से आपने काबुल पर कब्ज़ा किया, तो आपको फिर काफिरों का एड क्यों चाहिए? Why do you need the aid of non-believers? और आपने एक और बहुत अच्छी बात कही थी कि ये जितने ये लोग जो जा रहे हैं ना, कोई इस्लामिक मुल्क में नहीं जाते हैं। तो आपने एक बात कही थी कि फिर क्यों नहीं मजहब बदल लेते? वही मैंने जब तुम्हारा मजहब ही नहीं तुमको फेल कर दिया, देन यू दिस थिंग। तो आपने जहां से सवाल पूछा था कि ये एक एग्जोडस अभी जो कश्मीर से हुआ, दूसरा एग्जोडस आप देख रहे हैं बांग्लादेश से जो हुआ, ऐसे तो कई एग्जोडस हुए, और तीसरा एग्जोडस 2017 में ममता बनर्जी ने करवाया बासिरहाट से। और मालूम है बासिरहाट में किस तरह से हुए थे कम्युनल क्लैशेस? एक किसी ने फेसबुक पे कुछ डाल दिया, कोई 16-17 साल का लड़का था,
उस 17 साल के लड़के के फेसबुक पे इसी तरीके से जो बांग्लादेश में हो रहा है, बिल्कुल उसका ब्लूप्रिंट। और ये पूरा उस इलाके में कई जगहों पर उसके बाद ये मंदिरों को तोड़ा गया, वहाँ से फिर एग्जोडस हुआ वो पूरे इलाके में, बासिर हटेरिया और एडजॉइनिंग एरियाज से। सो वेस्ट बंगाल से एग्जोडस, बांग्लादेश से एग्जोडस, कश्मीर से एग्जोडस, और ये तीनों एग्जोडस एक दूसरे से मिले हुए हैं। और तीनों एग्जोडस जो है, मैं ये नहीं कहता हूं कि ममता के तार वहाँ के फंड जो जिहादी हैं बांग्लादेश के, उसके साथ मिले हैं। ममता का प्रेम आपने देखा है फरूक अब्दुल्ला और ये मुफ्ती के लिए, वो भी प्रेम देखा। तो ये पूरा नेटवर्क, ये नेटवर्क है साहब। तो ये मैं इसी तरह से इसको देखता हूँ कि जो भी कश्मीर में हो रहा है, कृपया इसको केवल कश्मीर के आईने से ना देखें। हम सबको इस बात का एहसास था कि अफ़गानिस्तान में जो बदलाव होगा, जब तालिबान आएगी तो जिहाद में एक बहुत बड़ा उछाल आएगा, क्योंकि ये सारे ग्रुप्स कनेक्टेड हैं। आपको ये भी बता दूं मैं कि अगर आप पूरी पृष्ठभूमि में जाएं कि जिहादीकरण और जिहाद की बांग्लादेश में जिहाद का पूरा अगर आप उसका ट्राजेक्टरी देखें, तो 90 के बाद एक बहुत बड़ा उछाल आया था। क्योंकि जैसे ही यहाँ के बहुत सारे बांग्लादेशी वहाँ पे इन्होंने सोवियत यूनियन के खिलाफ इन्होंने लड़ाई उसमें जिहादी युद्ध में ये हिस्सा लिया था। और जब वो वापस आए तो उनमें 2-3 थे जिन्होंने यहाँ पर पूरा जिसको जिहादीकरण है वो उन्होंने बांग्लादेश का किया था। तो ये सारा मामला, चाहे अब यहाँ हिंदुस्तान में उछाल हो या बांग्लादेश में उछाल हो या पाकिस्तान में उछाल हो, इसमें ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।